इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण मनुष्य प्रकृति क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है। अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। हमारे सौर मंडल में ज्ञात उनमें से पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण यही है कि पर्यावरण का संतुलन अर्थात जीवों का संतुलन। इसी विवेचना को अलग अलग क्षेत्रों के काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेख करते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। पर्यावरणीय घटकों की बात करें तो इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। स्थल मंडल अर्थात भूगर्भीय स्थितियां, जीव मंडल जिस पर जीवन आश्रित है, जल मंडल। जैविक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। पर्यावरण क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखते हुए पर्यावरण के संगठकों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भौतिक तथा अजैविक घटक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है जैविक घटक, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। तीसरा है ऊर्जा घटक, जो कि सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भौतिक तथा अजैविक घटकों को वायुमंडल, जल, मृदा शामिल है। जैविक संगठकों में पादप, जीव, सूक्ष्म जीव शामिल है। और ऊर्जा संगठनों की बात की जाए जिसमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी शामिल है। वापस से भौतिक और अजैविक घटकों की बात की जाए, पहला है वायुमंडल। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव तथा अजैव कारकों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना एवं संगठन जीवों व वनस्पतियों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों का संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव और जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक स्रोत है। जलीय परितंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती है। साधारणतया गहरी झीलों और भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले जलाशयों में पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का निरंतर वायु से तथा जलीय पौधों से प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। और मृदा, जो कि भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से स्थानांतरित तलछटों का जल तथा वायु द्वारा अपरदन से होता है। मृदा में पौधों, फसलों, घास स्थल तथा वनों की वृद्धि से जिन पर मानव भोजन, वस्त्र, रेशे, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। मृदा का खनिज अवयव उनके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है। साथ ही मानव सहित जंतु, सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। जीव अर्थात ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश जीव परपोषी ही होते हैं। स्वपोषी जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया पर्णहरित की उपस्थिति में शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। होलोजोइक वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, उदाहरण हाथी, गाय, बैल, ऊंट आदि। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। ये मृत पौधों, जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वह वियोजित करते हैं। वियोजित प्रक्रिया के दौरान अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। साथ ही इन्हीं
सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया एवं कवक सम्मिलित है। ऊर्जा संघटक की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण और उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैस नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्य ताप या सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहलाती है। जिसमें भौतिक रूप से जुड़ाव को देखा जाए तो सूर्य से पौधे जुड़े हुए होते हैं। पौधों से सीधे तौर पर शाकाहारी, मांसाहारी, अपघट्य और वायुमंडलीय गैसें जुड़ी हुई होती है। मृदा से अपघट्य और पौधे सीधे जुड़े हुए रहते हैं। प्रकाशीय विकिरण की बात की जाए तो यह अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी से जुड़ी हुई रहती है। अल्ट्रावायलेट सी की तरंग दैर्घ्य 100 से 280 नैनोमीटर के बीच में होती है। यह अपेक्षाकृत अल्ट्रावायलेट ए से अधिक ऊर्जावान होती है। अल्ट्रावायलेट बी की तरंग दैर्घ्य 280 से 320 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रावायलेट ए की तरंग दैर्घ्य 320 से 400 नैनोमीटर के बीच मध्य होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें यह दृश्य तरंगों का ही एक संश्लेषी रूप है। पौधों पर प्रकाश के प्रभाव की बात की जाए तो पौधों के लिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तीव्रता और अवधि यह दिन या रात की अवधि अर्थात महत्वपूर्ण है कि अक्षांशों का घुमाव तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं। प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि आदि क्रियाओं के मुख्य भूमिका निभाते हैं। पौधों तथा फसलों के पुष्पन, फलन जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। पर प्रकाश का प्रभाव को देखें तो जलीय परितंत्र में अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होती है। गहरे पानी जैसे समुद्र की और झील तंत्र में पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमित कारक होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की परिस्थिति निर्धारित। प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर झील को 3 भागों में बांटा गया: वेलांचल क्षेत्र, लिथोरल जोन, सरोजाबी क्षेत्र और गहरा क्षेत्र। वेलांचल क्षेत्र के बारे में बात करें तो झील के किनारे वो छिछला जल होता है जहाँ पर अधिकतर जड़युक्त वनस्पति उगती है। इसके प्रकाश क्लेप पानी को भेदते हुए जाता है। सरोजाबी क्षेत्र अर्थात लिम्नेटिक जोन वेलांचल के आगे का खुला जल क्षेत्र सरोबजी क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पादप प्लवक प्रचुरता में वृद्धि करते हैं। जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश 20 से 40 मीटर तक गहराई तक पहुंच जाता है। और गहरा क्षेत्र जिसे एबिसल जोन कहा जाता है अर्थात प्रकाश की पहुंच नहीं हो पाती उसे गहरा क्षेत्र कहा जाता है, जो नितलस जीवों जैसे घोंगा, स्लगों और सूक्ष्म जीवों का आवास स्थल होता है। तापमान के विषय में बात की जाए तो तापमान किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने का परिमाण होता है। धरातीले गुण भी तापमान को वितरण को प्रभावित करती है अर्थात वितरितता को प्रभावित करती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा सौर विकिरण को अधिक परिवर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में तापमान कम होता है, जिसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं को देखने को मिलता है। जबकि रेतीले क्षेत्रों द्वारा सौर विकिरण के अधिक अवशोषण के कारण तापमान अधिक होता है अर्थात देखने को मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न ताप कटिबंधों में ताप की विषमता जीव एवं वनस्पतियों के प्रकृति को प्रभावित करती है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता ताप ह्रास दर अर्थात लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाती है, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। एवं समय मापक्रम की बात करें तो अधिकतर जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय मापक्रम के अनुरूप पारस्परिक क्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पर मृदा में स्थित एक जीवाणु एक घन सेंटीमीटर क्षेत्र में भी कम भाग में वायु तथा जल से पारस्परिक क्रिया करता है। दूसरी तरफ एक बड़े वृक्ष का स्थानिक स्तर पर वायु, जल, मृदा के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृत में अंतर के कारण विभिन्न स्थानों का पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है। जीवों के क्रियाकलापों द्वारा पदार्थों तथा ऊर्जा के आदान प्रदान से जलमंडल, निचला वायुमंडल तथा स्थल मंडल की
ऊपरी सतह प्रभावित होती है। जीवों को बाह्य वातावरण के साथ एक समय से दिनों तक, ऋतुओं तथा भूवैज्ञानिक समय मापक्रम के लंबे अंतराल तक हो सकता है। उदाहरण के लिए जलीय परिवेश में पर्यावरण की स्थिति अर्थात प्रकाश की स्थिति में परिवर्तन होने से कुछ ही दिनों में पादप लौकों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी ओर स्थल मंडल में यह परिवर्तन धीरे धीरे एक लंबे अंतराल में होता है। इसी कड़ी में जलवायु के बारे में बात करें तो एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षण जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, शोर व प्रकाश, बादल, वायु को मौसम कहते हैं। क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं की लंबी समय की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। इस प्रकार मौसम में घंटा, दिन, साप्ताहिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि जलवायु एक लंबे अंतराल पर ऋतुओं तथा वर्षा के आधार पर तय होती है। तापमान व वर्षा वे प्रमुख कारण हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारण करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभेदी सौर विकिरण के विविध निवेश तथा वायु एवं समुद्री लहरों द्वारा ताप ऊर्जा के स्थानांतरण से तापमान, वर्षा, आर्द्रता में बदलाव से भूमि जलवायु का निर्माण होता है। सूक्ष्म जलवायु अर्थात माइक्रो क्लाइमेट के बारे में बात करें तो सूक्ष्म जलवायु की वह स्थिति है जो कि स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। सूक्ष्म जलवायु साधारणतः उपस्थित क्षेत्रीय जलवायु स्थितियों से भिन्न होती है, जैसे घने जंगलों में वृक्षों की पत्तियों जमीन पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर देती है, जिस कारण वायु के तापमान में कोई परिवर्तन हो जाता है। वनों के अंदर दिन में वायु का तापमान बाहर के तापमान से कम रहता है। आवास और निकेत के बारे में बात करें तो वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। आवास एक स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात आवास उस स्थान को इंगित करता है जहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। उदाहरण के तौर पर वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है। आवास विशेष की पर्यावरण स्थिति पाए जाने वाले पौधे एवं प्राणियों को प्रभावित करते हुए विशेष लक्षण दर्शाती है, जैसे लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों में एक विशेष लक्षण होते हैं जो सामान्य लवणहीन मृदा में उगने वाले पौधों में नहीं पाए जाते हैं। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र के उस स्थान का पता चलता है, अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों की जरूरत होती है। उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। आखेट एवं भोजन संग्रह आदिम मानव द्वारा भोजन एकत्र करने, जानवरों का शिकार करने के लिए समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यह समय मानव संस्कृति सभ्यता की शुरुआत का काल था। इस काल में मनुष्य का एकमात्र कार्य पेट पूजा, क्षुधापूर्ति जिसे कहा जाता है भोजन प्राप्ति करना था, जिसे यह पर्यावरण द्वारा कंदमूल फल से प्राप्त कर लेता था। समय के साथ आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करने लगा और प्राकृतिक विदोहन की प्रथम घटना थी, परंतु विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण एवं आग के आविष्कार ने मनुष्य की सोच में परिवर्तन ला दिया। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के साथ यह घटनाएं सभी जगह होने लगी। आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य ये किस प्रकार से होता था? यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में मानव ने स्वयं को खाए गए बीजों के पौधों को उगते देखा, जिससे उसके मन में पौधारोपण की इच्छा जागृत हुई। इस प्रकार प्राचीन कृषि का विकास एवं स्थायी जीवन की शुरुआत भी हुई। इस साथ ही प्राचीन समृद्धि सभ्यताएं भी उद्भव हुआ। पेयजल तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने लोगों के नदी घाटियों में बसने को आकर्षित किया। आदि मानव द्वारा मानव पशुपालन एवं पशुचारण कार्य प्रारंभ में आदि मानव ने मांस एवं दूध के उद्देश्य से की पूर्ति हेतु पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए आवास निर्माण एवं चारा प्रबंधन का प्रयोग भी शुरू हुआ। इससे सामूहिक जीवन का जन्म हुआ, जिसको रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पर हम समाज और परिवार को देखते हैं। संभवतः सुरक्षा के पहलुओं से जुड़ा हुआ था। अब भी जनसंख्या नियंत्रण सीमा में थी, जिसके कारण प्राकृतिक पर्यावरण में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का काल आदि मानव में प्रागैतिहासिक काल के समय कुछ प्रौद्योगिकी विकास
प्रौद्योगिकी के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। जैसे जैसे औजारों का निर्माण, आविष्कार, पहिए का निर्माण, पौधों के भोजन प्राप्त करना तथा जानवरों को शिकार हेतु आदि मानव ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। पत्थर की बनी कुल्हाड़ी मानव द्वारा विभिन्न आविष्कारों ने उसे ठंडे भागों में बस्ती बनाना, मांस को पकड़कर खाने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने में सक्षम बना। आग के आविष्कार ने मानव की सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी बढ़ाया। औद्योगिकीकरण का सबसे पहला संकेत जो कि लकड़ी एवं पत्थर का प्रौद्योगिकी उपयोग था। चकमक पत्थर की कुल्हाड़ियां किसान के लिए घने जंगलों को साफ करने, फसल उगाने, पेड़ पौधों को गिराने हेतु प्रयोग में लाई गई। 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने के लिए इसे कांसे से ज्यादा बेहतर पाया। यह भोजन खोज मानव को पाषाण युग से निकाल कर लाई और यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में 1750 से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यह समय विज्ञान प्रौद्योगिकी विकसित एवं दक्ष थी, जिनसे औद्योगिकरण के कारण मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। मानव पर्यावरण संसाधनों अर्थात संबंधों में कटुता आई एवं मानव ने नगरीकरण, विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव को देखें तो भौतिक पर्यावरण मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है। इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है: जैव भौतिक सीमाएं, आचारपरक नियंत्रणों, संसाधनों की सुलभता। जैव भौतिक सीमाओं की बात करें तो मौसम और जलवायु के कारकों मनुष्यों, पौधों और पशुओं के जीवन का विशेष प्रभाव डालते हैं। जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरण दशाओं में ही अच्छी तरह से कार्य हेतु सक्षम हो पाता है। मानव के क्रियाकलापों को ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल इत्यादि भौतिक रूप से अर्थात भौतिक कारकों विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई, अधिक तापमान, आर्द्रता मनुष्य के विकास एवं उत्तरजीविता को बाधा उत्पन्न करते हैं। शीत ऋतु में आर्कटिक वृत्त में निकटवर्ती क्षेत्र के सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूक्ष्म क्षैतिज पर रहता है। इस महीने अर्थात कई महीने सूक्ष्म जलवायु मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। धर्तव्य है अर्थात धारित है कि कुछ रोगों एवं बीमारियों के मौसमी प्रवृत्ति होती है, यानी वे कुछ खास मौसम से होती है। जैसे भारत में वर्षा के समय डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां होती है और शीत ऋतु में आते आते समाप्त हो जाती है। आचारपरक नियंत्रण की बात करें तो यह मनुष्य के चिंतन, विचारधारा, संस्कृति और आचार विचार को प्रभावित करती है। इनमें उदाहरण के तौर पर देखें तो अनिद्रा, आलस मस्तिष्क विकारों को जन्म देती है और इसके अलावा बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल फटना आदि चरम प्राकृतिक घटनाएं जो मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति को, स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करती है, इसमें शामिल है। संसाधनों की सुलभता। विभिन्न राष्ट्रों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों की अनियमित प्राकृतिक उपलब्धता उनके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा का निर्धारण करती है। वर्तमान में परिदृश्य में भौतिक रूप से विश्व काफी प्रबल एवं चेतन हो गया है अर्थात सचेत हो गया है, जिसके संसाधनों की सुलभता एवं महत्व का और बढ़ गया है, जिससे खनन प्रक्रियाएं अर्थात समुद्री खनन देखने को मिलता है। मध्य पूर्व के देशों में खनिज तेल अपार भंडार का पाया जाना, अफ्रीकी देशों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार का होना विश्व के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करता है। पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों की बात करें तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है। इसका परिणाम मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता में कमी, वायु, जल स्रोतों में प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तथा यह मानव जाति एवं उत्तरजीविता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। पर्यावरणीय अवनयन अर्थात इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विशेषकर निर्धन ग्रामीण में गरीबों को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक है। प्राकृतिक संसाधन विशेषकर जैव विविधता का
ग्रामीण निर्धनों और आदिवासियों पर निर्भरता स्वतः सिद्ध है। देखा गया है कि महिलाओं पर इन प्राकृतिक संसाधनों के अवनयन पर का बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन संसाधनों में एकत्र एवं उपयोग करने के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। वन उन्मूलन के कारण मृदा अपरदन, भूस्खलन, गाद का जमाव, वन्य जीवों की क्षति जैसी समस्याएं बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप वन्य जीवों के संकटग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा कई वन्य जीव विलुप्त हो गए की कगार पे हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के स्थान, आश्रय, उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इन सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए नाटकीय तरीके से भूमि का प्रयोग बदल रहा है। ऐसी मानवीय गतिविधियां जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है वे मुख्य रूप से शामिल है, जैसे कि खनन, औद्योगिकरण, आधुनिक कृषि, शहरीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी। खनन की बात की जाए, खनन का पर्यावरण पर प्रभाव पृथ्वी धातुओं और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जिनका प्रौद्योगिक विकास की प्रक्रिया में खनन तकनीकों को सुदृढ़ किया है, जिससे संसाधनों का उत्तरोत्तर रूप से तेजी से खनन किया जा रहा है। अब इन संसाधनों के समाप्त होने की आशंका वैज्ञानिकों और विश्लेषकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। पृथ्वी के खनिजों का निष्कर्षण के दौरान बड़ी मात्रा में कूड़ों का ढेर उत्पन्न होता है, जिनको अपशिष्टों का ढेर अर्थात भूमि प्रदूषण के नाम से व्यक्त किया जा सकता है। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव को देखें तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के पूरा करने के लिए अर्थात उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि इन्हीं आवश्यक वस्तुओं के निर्माण का परिणाम है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव इसलिए देखा जाना जरूरी है क्योंकि कच्चे माल के रूप में उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अर्थात उपयोग किया जा रहा है, जिससे शीघ्र समाप्ति का खतरा और पर्यावरण प्रदूषण उचित और विषैली गैसें वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलती है, जिससे और जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव यह किसी से छुपा नहीं है। जनसंख्या की जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जिससे अधिक से अधिक फसलों को उगाने के लिए वनों की खेती के उपयुक्त भूमि में बदला जा रहा है। यह समस्या विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में देखी जा रही है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई हरित क्रांति ने कृषि के कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग अर्थात प्रयोग को बढ़ावा दिया, जिससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। कृषि ने कीटनाशकों के बढ़ती उपयोग, फसल की हानि पहुंचाने वाले कीटों के साथ कीट भी मर जाते हैं जो कृषि के परागण की क्रिया के लिए उपयोगी होते हैं। कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करती है अर्थात जैव विविधता को प्रभावित करती है। कृषि के बाजार अर्थात बढ़ता बाजारीकरण उच्च उत्पाद देने वाली किस्मों के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे उच्च उत्पादक क्षमता वाली फसलें पारंपरिक रूप से कृषि का स्थान लेती है। पारंपरिक फसलें बहुफसली पद्धति पर आधारित होने के कारण फसल चक्रीकरण के नियमों का पालन करती थी, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी, किंतु उच्च उत्पादन क्षमता वाली फसलों की एकल कृषि को बढ़ावा देती है, जो लंबे समय के मृदा का पोषक तत्वों में कमी लाती है, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। बढ़ते शहरीकरण पर्यावरण के लिए बेहद ही चिंता का विषय है, जो कि कंक्रीट इमारतों, पत्थरों और पेड़ पौधों की कमी के कारण तापमान में वृद्धि आम सा लगता है। ओजोन परत में डिप्लेशन, CFC और अन्य CO2, SO2, NO2, CO3 अर्थात कार्बन जो कि कार, ट्रक, बस इनके द्वारा उत्सर्जित कार्बन द्वारा प्रभावित है। समुद्री अम्लीकरण अर्थात ऑक्सीजन की पोषण में पानी में कमी होना, मछलियों का मरना इसी में सम्मिलित है। जिसके प्रभावों की बात करें तो भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन, बारिश, बाढ़, बादल गिरना, जलवायु परिवर्तन परिणाम देखने को मिलते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, इन्वायरमेंट इशू एंड सॉल्यूशन। ज्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवनयन व जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपभोग के वृद्धि से जनित है। पर्यावरणीय समस्याएं वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन हैं जो अवांछनीय है एवं स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की धारणीयता के लिए
खतरा उत्पन्न कराते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर मृदा प्रदूषण, जलजनित रोग, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना प्रमुख है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, अम्ल वर्षा, तेज रिसाव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन की प्रजातियों का विनाश अर्थात बायोडायवर्सिटी का कम होना पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में विश्व के सबसे बड़ा खतरा है। वर्तमान पर्यावरण समस्या संसाधनों के कुप्रबंधन का परिणाम है। इन समस्याओं के रूप में केवल स्थानीय न होकर केवल स्थानीय न होकर वैश्विक होता है। अतः इसके समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण अवनयन के विभिन्न पहलुओं के आधार पर सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना बनाई जाए। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलतम ऊर्जा पर आधारित एक तरह की प्रौद्योगिकी की विकास की जाए जिससे न्यूनतम प्रदूषण हो। ऊर्जा संरक्षण एवं नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकती है। जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को कृषि, वानिकी, पर्यटन एवं मत्स्य के साथ जोड़ा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है औद्योगिक विकास और नगरीकरण की अवधारणा को सतत विकास के साथ जोड़कर देखा जाए। पर्यावरण की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि इस समस्या को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्र के अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। पर्यावरणीय अध्ययन में जन जागरूकता का महत्व, जो कि विशेषता और विशेष ध्यान देने योग्य कथन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुविषयक होती है, जिसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है और कौशल नई विषयों तथा रसायन, जीव विज्ञान, प्रतिविज्ञान, गणित, भूगोल, कला, भौतिकी, इतिहास आदि के अंतर्गत किए रहता है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसके द्वारा समाज में पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित कई आयाम विकसित होते हैं जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और महत्व देखने को मिलता है। पर्यावरण अध्ययन एवं उनकी समझ के हेतु विकास हेतु आम जन में जागरूकता को होना आवश्यक है ताकि उन्हें ज्ञात हो कि हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें मानव जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इस हेतु उनमें पर्यावरण की समझ विकसित करना आवश्यक है ताकि वे अलग अलग समस्याओं से रूबरू हो सके। पर्यावरण सुरक्षा सिर्फ किसी अकेले व्यक्ति या संस्था, सरकार क्षमता के बाहर है कि नहीं है। कई पर्यावरण समस्याओं को वैश्विक स्वरूप अर्थात समस्याओं का वैश्विक स्वरूप है। अतः विश्व के हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वैश्विक वातावरण को सुरक्षा प्रदान हेतु योगदान करे। इसके सक्रिय योगदान हेतु जन जागरूकता आवश्यक है एवं बिना पर्यावरण के अध्ययन के इस जागरूकता का प्रसार करना अधूरा प्रयास होगा। यह पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का ही परिणाम था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किया गया। पर्यावरणीय शिक्षा की बात करें तो विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में मास मीडिया, जो कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी आदि द्वारा सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस, मनोरंजन लोकगीतों जैसे कि नुक्कड़ नाटकों, डॉक्यूमेंट्री आदि के विज्ञान केंद्रों के स्थापना एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा युवाओं को शामिल कर जन जागरूकता को फैलाया जा सके।